everyone. Moving ahead with amalgamation. Today we are going to do some which can clearly differentiate you between the merger and nature of purchase. ठीक है ना. अभी तक क्या किया था, ऐसे सम्स किए थे, या फिर इंडिविजुअली नेचर ऑफ परचेज आता है या फिर इंडिविजुअली नेचर ऑफ यानी कि मर्जर मेथड आता है. बट लेट्स डू अ सम विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑफ देम. तो आपको एकदम कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है ना. The conditions and all I am assuming that you have revised. If you are not clear या फिर कुछ याद नहीं आ रहा है तो एक बार conditions revise कर लो. merger का meaning क्या है, purchase का meaning क्या है, revise कर लो. We'll be moving on to illustration number 5. Come to illustration number 5. I am reading the question. I am starting with it. Consider the following summarized balance sheet of X Limited and Y Limited. Equity share capital, preference shares capital, general reserve, export profit reserve, investment allowance reserve, P&L, debentures, trade payables and other liabilities. ठीक है ना. ये जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है उसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो एक्सपोर्ट को बहुत प्रमोट करता है. ठीक है. गवर्नमेंट ऑलवेज प्रमोट एक्सपोर्ट क्योंकि उससे एक्सपोर्ट से इंडिया में फॉरेन करेंसी आता है. जैसे इंडिया में अपने फॉरेन करेंसी ज़्यादा लेंगे रुपी का वैल्यू बढ़ेगा. ठीक है ना. वो सब इकोनॉमिक्स यू विल अंडरस्टैंड. बट द थिंग इज गवर्नमेंट प्रमोट्स एक्सपोर्ट. गवर्नमेंट तुमको इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस कंप्लायंस, जिसमें एक्सपोर्ट अगर तुम करते हो तो ज़्यादा तुमको टैक्स कंप्लायंस से आपको राहत देती है, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए बहुत सारे वो इंसेंटिव्स एंड ऑल बहुत सारे गवर्नमेंट देती है. तो इस केस में जब ये अपने बैलेंस शीट में एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है उसका मतलब कि आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है और वही कोई इंसेंटिव की प्रोसीजर की वजह से अपने एक रिजर्व बना के रखा है. ठीक है ना. एक्सपोर्ट प्रॉफिट का अलग रिजर्व, उसका मतलब आपने कोई इंसेंटिव के लिए ऑप्ट किया है गवर्नमेंट का, जिसमें कोई रूल होगा कि तुम एक्सपोर्ट प्रॉफिट अलग से दिखाओ बैलेंस शीट में और उसको कैरी फॉरवर्ड करो, या ऐसे कोई कंडीशन हो सकता है. ठीक है ना. इसकी वजह से एक्सपोर्ट प्रॉफिट एक स्पेशल रिजर्व है. तुम उसको एक स्टैट्यूटरी रिजर्व भी बोल सकते हो. ठीक है. सो दैट इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व. उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग आएगा. अगर इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा मैं और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. एक एग्जाम्पल होता है कि तुम्हारा टी प्लांटेशन का बिजनेस है. टी प्लांटेशन का बिजनेस या फिर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है. तुम इसमें से जो भी प्रॉफिट करो उसको एक अलग अलग रिजर्व में रखो, जैसे कि टी डेवलपमेंट रिजर्व. इसमें इनकम टैक्स में जो कैपिटल रिजर्व, तुमको अगर इनकम टैक्स में पीजीबीपी थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ. जो भी नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो डिडक्शन मिल जाते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंसेस यानी कि एसेट परचेज करने वाले एक्सपेंसेस और उन सबका डिडक्शन नहीं मिलता है. लेकिन गवर्नमेंट टी प्लांटेशन के बिजनेस को प्रमोट कर रही है, जैसे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, वो टी प्लांटेशन के बिजनेस को यानी कि एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है. वो बोल रही है इसका प्रॉफिट तुम एक टी डेवलपमेंट रिजर्व बनाकर रखो जो कि एक स्पेशल रिजर्व है, और वो ये प्रॉफिट को तुमको इसके रिलेटेड जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो भी मैं तुमको डिडक्शन दूंगा. यानी कि जो भी परचेज कर रही हूँ मैं, लेट्स से कि 100 लाख के एसेट परचेज कर रही हूँ, तो 100 लाख का वो एक एसेट नहीं हो, मेरे लिए इनकम टैक्स के हिसाब से तो एक एक्सपेंस बन जाएगा. मुझे मेरे प्रॉफिट में से वो डिडक्शन मिल जाएगा, इतना टैक्स कम करना पड़ेगा. लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलने का कंडीशन क्या है कि तुमको टी प्लांटेशन का बिजनेस एक अलग रिजर्व में मेंटेन करना पड़ेगा. टी प्लांटेशन का प्रॉफिट एक अलग रिजर्व में मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है ना. ये ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स अनाउंस करती है, स्कीम्स अनाउंस करती है, जिसकी कुछ कंडीशंस अपने को फॉलो करनी पड़ती है. सो दिस एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इज वन ऑफ दोस. एक उसमें कंडीशन है कि तुमको प्रॉफिट बना के कैरी ऑन करने का 2 इयर्स 3 इयर्स कुछ भी, उसके हिसाब से तुमको एक्सपोर्ट में कुछ ड्यूटी कंप्लायंसेस और उसमें एग्जम्पशंस गवर्नमेंट देती है. राइट. ये एक नेचर है. फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी एक स्पेसिफिक रिजर्व है. कुछ इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक अपने करते हैं, उसके हिसाब से रिजर्व बनाना पड़ता है. देन वी हैव एसेट्स एंड ऑल. नॉर्मल एसेट्स कैश एंड बैंक ट्रेड रिसीवेबल्स वो सभी है. नीचे क्या है, X टेक्स ओवर Y लिमिटेड. X टेक्स ओवर Y लिमिटेड. जस्ट अ मिनट. X टेक्स ओवर Y लिमिटेड यानी कि X ट्रांसफरी कंपनी है, Y लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी. X लिमिटेड ट्रांसफरर को लेके जा रही है. X लिमिटेड डिस्चार्जेस द परचेज कंसीडरेशन एज बिलो. Issue of 3,50,000 equity shares of 100 each at par to equity shareholders of Y Limited. 3,50,000 shares at 10 each. Purchase consideration एक प्रकार का 35 lakhs का हो गया. A type of purchase consideration जो equity shares में दे रहे हैं वो
हूँ 35 lakhs का हो गया. Issue of 15% preference shares of 100 each to discharge the preference shareholders of Y Limited at 10% premium. Preference shareholders of Y Limited कितना है 17 lakhs rupees. उसको मैं 10% प्रीमियम का एक अमाउंट कैलकुलेट करूंगी. 17 lakhs प्लस 10%, आई थिंक 18 लाख 70,000 होगा. और इतने अमाउंट का मैं न्यू कैपिटल इशू करूंगी. 18 लाख 70,000 का न्यू कैपिटल में इशू कर दूंगी. राइट. व्हाट इज द परचेज कंसीडरेशन? 35 lakhs plus 18 lakh 70,000. The debentures of Y Limited will be converted into equivalent number of debentures of X Limited. The statutory reserves of Y Limited are to be maintained for 2 more years. The debentures के जो भी हम उसको debentures सामने दे रहे हैं, क्या वो परचेज कंसीडरेशन में इंक्लूड करूं? क्या वो परचेज कंसीडरेशन में इंक्लूड होगा? नहीं होगा. जो ये लास्ट लाइन है ना, the statutory reserves of Y Limited are to be maintained for 2 more years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने को एक नया चीज सिखाएगा जो आज कब नहीं, मैं कुछ तो नया सीखेंगे आज भी. ठीक है. एक और मैं रिमाइंडर दे दूं, हम परचेज कंसीडरेशन में रिजर्व्स टेक ओवर नहीं करते, सॉरी परचेज मेथड में रिजर्व्स टेक ओवर नहीं करते, मर्जर मेथड में रिजर्व्स एंड एवरीथिंग टेक ओवर करते हैं. लेकिन अपने को एक कंपल्सन बोला है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 इयर्स. तो मैंने आपको नेचर ऑफ परचेज समझाने के टाइम बोला था कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट है. एक तो एक्सेप्शन है अमालगमेशन रिजर्व टाइप. नॉर्मली नेचर ऑफ परचेज में कभी रिजर्व्स टेक ओवर नहीं होंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है. ऐसे कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है तो जो हमको टैक्स कंप्लायंस के लिए, टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़े तो वो करेंगे. ठीक है. परचेज में वैसे कोई रिजर्व्स टेक ओवर नहीं होंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक बोला है टैक्स कंप्लायंस के लिए तो वो करना पड़ेगा. ठीक है. विल बी सीइंग द अकाउंटिंग कैसे होगा. अपने को करना क्या है, शो द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर मर्जर, सॉरी आफ्टर अमालगमेशन, इन अगर वो मर्जर में है या फिर परचेज में, विद ऑल बोथ ऑफ द कंडीशंस. ठीक है. चलो पहले मैं ऐसे ही अज्यूम करी हुई ये मर्जर है, परचेज को भूल जाओ. स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हो या ना हो, परचेज मर्जर में तो अपने को कैरी फॉरवर्ड करना ही है, सब रिजर्व कैरी फॉरवर्ड करना है. राइट. आई एम अज्यूमिंग दैट द अमालगमेशन इज इन नेचर ऑफ मर्जर. आई एम कैरिंग फॉरवर्ड ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. बैलेंस शीट बनाना है. राइट. यहाँ पर मैं एक वर्किंग नोट्स के लिए छोटी सी जगह दे देती हूँ. Notes to accounts and the balance sheet over here. जो भी है ना प्रॉब्लम है या फिर जो भी डिफरेंस है रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले पॉइंट में, बाकी तो ऑलमोस्ट सब सेम रहेगा. यहाँ पर 1 और 2 नहीं, यहाँ पर 1 और 2. नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स, उसकी नोट 3. करंट लायबिलिटीज, what do we have in current liabilities? ठीक है. ट्रेड पेबल्स और अदर्स है, उसका नोट 4. उसका नोट 5. करंट एसेट्स आई हैव नोट 6. ठीक है. सबसे पहले मैं यहाँ परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन लिख रही हूँ. परचेज कंसीडरेशन क्या है, 3,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि 35 lakhs का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया. इक्विटी शेयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसीडरेशन 35 lakhs का दिया. व्हाट अबाउट द ये इक्विटी शेयर्स का, व्हाट अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दिया, 17 lakhs जो उनका ऑलरेडी कैपिटल था उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम किया और 15% वाले प्रेफरेंस शेयर दिए. 17 lakhs प्लस 10% इक्वल टू 18 लाख 70,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. परचेज कंसीडरेशन इन ऑल कितना हो गया,
लाख 70,000 प्लस 35 lakhs 53 लाख 70,000। ठीक है, अभी तुम अज्यूम करो कि तुम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, तुम एंट्रीज कर रहे हो। तो अगर हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो हमको ट्रांसफर री कंपनी का एंट्रीज तो एकदम क्लियर याद है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट 53 लाख 70,000। ठीक है, जब वो सेकेंड एंट्री है, जब हम वो बंडल ओपन कर रहे हैं तो उसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर आता है, इधर इन केस ऑफ मर्जर या फिर वो डेबिट जनरल रिजर्व होगा या क्रेडिट जनरल रिजर्व होगा। गुडविल और कैपिटल रिजर्व हम नहीं करेंगे, लेकिन वो जो बंडल एंट्री करते हैं उसमें एक रिजर्व्स की इफेक्ट आती है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो वो रिजर्व्स की इफेक्ट मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनाने में वो रिजर्व चाहिए होगा। आई एम रिपीटिंग, जो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं 15 लाख 70,000 की परचेज कंसीडरेशन पर, उसके बाद एक ओपन अप वाली एंट्री करते हैं जहाँ पे हम सब एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं और परचेज कंसीडरेशन को कंपेयर करते हैं कि क्या हमने बिजनेस सस्ता परचेज किया या महंगा परचेज किया। उसके हिसाब से जनरल रिजर्व में एक इफेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि हम नेचर ऑफ मर्जर में है। अगर नेचर ऑफ परचेज में होती तो मैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व देती, लेकिन मर्जर में मैं जनरल रिजर्व में इफेक्ट दूंगी। तो जो भी जनरल रिजर्व क्रिएट होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसकी इफेक्ट मुझे बैलेंस शीट में देनी पड़ेगी अल्टीमेटली। दैट इज व्हाई आई एम पासिंग दैट एंट्री। मैं यहाँ पर एक साइड में वो एंट्री पास कर देती हूँ जैसे मुझे पता चल जाए। ठीक है, yes I am taking forward all the assets and liabilities, सब assets and liabilities टेक ओवर हो रहे हैं। मैं एंट्री पास कर देती हूँ। assets I think 66 lakhs, assets 66 lakhs सब टेक ओवर कर रही हूँ। टू liabilities कितनी है? liabilities है 3,50,000 के डिबेंचर्स, 3,50,000 के ट्रेड पेबल्स एंड 1,50,000 के करंट लायबिलिटीज, 8,50,000। मर्जर है तो मैं रिजर्व भी कैरी फॉरवर्ड करूंगी, सब रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, खाली स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं। मर्जर में एज इट इज पूरा बैलेंस शीट टेक ओवर करते हैं। आई हैव जनरल रिजर्व ऑफ 2,50,000, एक्सपोर्ट रिजर्व ऑफ 2 lakhs, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ऑफ 1 lakh, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 5 lakhs, राइट। 10,50,000 के रिजर्व्स है। ये सब टेक ओवर करने का मैं कितना परचेज कंसीडरेशन दे रही हूँ? टू बिजनेस परचेज 53,70,000। ठीक है, लेट्स से कि अपना लेट्स सी बिजनेस महंगा परचेज किया या सस्ता। बिजनेस तो महंगा परचेज किया है, मुझे जनरल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा 6,70,000 से। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। तुम समझो, अगर मैं जर्नल एंट्रीज से बैलेंस शीट बना रही होती तो जो भी मैं रिजर्व्स और सब कैरी फॉरवर्ड करके ऐड करके बैलेंस शीट में डालूंगी ना, उसमें मुझे ये भी इफेक्ट देना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा यानी कि कम करना पड़ेगा क्योंकि अपने बिजनेस महंगा परचेज किया हुआ है। ये एक नया, यही एक बैलेंस शीट में सीखने की चीज है। तुम डायरेक्टली बैलेंस शीट इजीली बना सकते हो। हमने जो लास्ट एक सम किया वो बहुत इजी था, एज इट इज दो फिगर ऐड करके लगा देने थे। ये थोड़ा उसका एडवांस्ड फॉर्म है। तुमको ये एंट्री पास करके देखने का कि क्या मुझे कैपिटल रिजर्व या गुडविल और इन केस ऑफ मर्जर तुमको जनरल रिजर्व में कोई इफेक्ट देने का आता है। अगर आता है तो बैलेंस शीट की नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, फुल फ्लेज सम खत्म होगा तो ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। I am starting with note number 1, equity share capital. The existing equity share capital is 5 lakh shares of 10 each, यानी कि 50 lakhs का ऑलरेडी कैपिटल है। अभी मैं 3,50,000 शेयर्स ऑफ 10 each इशू कर रही हूँ, 35 lakhs का और कैपिटल बढ़ गया, 85 lakhs का मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। ऑल्सो इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड करना पड़ेगा। द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज आई थिंक 22,000 शेयर्स ऑफ 100 each, 22,000 शेयर्स ऑफ 100 each, 22 lakhs। अभी मैं उनको कितने का कैपिटल दे रही हूँ? 18,70,000 का, और यू कैन से 18,700 into 100। हम रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, इशू प्रीमियम पे नहीं कर रहे, ये समझ लेना। 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, हम रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो इशू है वो नॉर्मल प्राइस पे कर रहे हैं, उस पे कोई प्रीमियम नहीं। 22 lakhs प्लस 18,70,000,
40,70,000 प्लस 85 लाख 1,25,70,000 ये हमारा एक इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, राइट। द सेकेंड इज रिजर्व्स। यस, रिजर्व, जनरल रिजर्व। क्या मुझे जनरल रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड कंसीडर करना है? क्या मुझे टेक ओवर करना है? यस, वी आर इन मर्जर, सो वी आर कंसीडरिंग द जनरल रिजर्व ऑफ बोथ। जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व टेक ओवर करूं? 5 लाख और 2,50,000। 5 प्लस 2.5 7,50,000 का जनरल रिजर्व मैंने खाली टेक ओवर किया। 7,50,000 मुझे ये इफेक्ट जनरल रिजर्व में ही देना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी या फिर अपने ऑलरेडी समझ लिया है कि डेबिट या क्रेडिट जनरल रिजर्व में देना पड़ेगा इसका इफेक्ट। सो ये एंट्री के बाद 5 लाख और 2,50,000 तो एग्जिस्टिंग है, अभी मैंने ये एंट्री पास किया तो इसका इफेक्ट जनरल रिजर्व में दे दूं। अमालगमेशन एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व को मैं 6,70,000 से कम कर देती हूँ, यहाँ पर डेबिट हुआ है, राइट। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या आ रहा है? माइनस 6,70,000, 80,000। अदर रिजर्व्स, P&L, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, आई थिंक वन इज इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये सब खाली ऐड कर देना है ब्लंटली। एडजस्टमेंट तो खाली रिजर्व जनरल रिजर्व में ही था। P&L totals to 7,50,000 plus 5, 7.5 plus 5 that totals to 12,50,000। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में क्या है? 3 लाख प्लस 2 लाख, 3 प्लस 2 5 लाख। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एक ही है, 1 लाख रुपीज। यस, एनी अदर रिजर्व? जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, P&L सब आ गया। 80,000 प्लस 12,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख, 19,30,000। Coming to the other liabilities. So you need to make the third note. देखो डिबेंचर्स में क्या बोला है? डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जितना भी डिबेंचर्स वाई लिमिटेड का है उतना ही डिबेंचर्स अभी एक्स लिमिटेड के खाते से चले, मतलब उतने ही डिबेंचर्स एक्स लिमिटेड इशू कर देगा। देयर इज नो प्रीमियम, देयर इज नो डिस्काउंट। करंटली एक्स लिमिटेड की डिबेंचर्स लायबिलिटीज 5 लाख है। अगर वो वाई लिमिटेड की भी डिबेंचर्स खुद इशू कर देता है तो उसकी डिबेंचर्स की लायबिलिटी 5 लाख प्लस 3,50,000 यानी कि 8,50,000 हो जाएगी, ठीक है ना। आई एम रीडिंग दैट अगेन। द डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। वैसे का वैसा पूरा कैपिटल एक्स लिमिटेड, सॉरी वैसे का वैसा पूरा डिबेंचर्स एक्स लिमिटेड इशू कर देगा। Debentures existing, they were 5 lakhs and new I think 3,50,000. Non-current liabilities 8,50,000. I'm not making note for current liabilities and all क्योंकि वो bluntly खाली ऐड ही करना है, ठीक है। Trade payables 4,50,000 plus 3,50,000. Non-current, other current liabilities 2 lakhs plus 1,50,000, 11,50,000. ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज मैंने नॉन करंट लायबिलिटीज में ऐड कर दिया। कौन से फिगर्स ऐड किए? 4,50,000, 3,50,000, 2 lakhs एंड 1,50,000। कमिंग टू एसेट्स, यहाँ पर दो बाइफर्केशंस होगा, फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स का भी नोट बनाना है। एग्जाम में अगर ऐसे बैलेंस शीट इनकम्प्लीट दोगे तो रॉन्ग रहेगा, यहाँ पर तुम ब्लंटली ऐड नहीं कर सकते। इट्स जस्ट आई डोंट हैव स्पेस, मुझे पूरा का पूरा बैलेंस शीट डेमोंस्ट्रेट करना है, दैट इज आई एम नॉट मेकिंग दैट नोट। तुमको खाली दो फिगर ऐड करके यहाँ पर नोट दिखाना है, दैट इज अ प्रोसीजरल थिंग, यू कैन इजीली डू दैट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का भी नोट नंबर 4 बनेगा, इन्वेस्टमेंट का नोट नंबर 5 एंड करंट एसेट्स का नोट नंबर 6। इज द फिक्स्ड एसेट्स 25 lakhs plus 15,50,000
प्लस 32,50,000 प्लस 17 lakhs प्लस 5,75,000 प्लस 3,50,000 99,25,000. Checking that once more. चलो इन्वेस्टमेंट 7 प्लस 5 12 lakhs. करंट एसेट्स में तीन बाइफर्केशन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इन बैंक. I am directly giving the total effect. 12,50,000, 9,50,000, 9 lakhs, 10,30,000, 7,25,000, 5,20,000, 53,75,000. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 12,50,000, 9,50,000, 9 lakh, 10 lakh, 30,000, 7 lakh, 25,000 and 5 lakh, 20,000. Yes. One crore 65 lakhs. ठीक है, दिस इज द सेम बैलेंस शीट का मैंने एक मर्जर मेथड से मैंने अमालगमेशन किया. इसी सेम में अपने परचेज मेथड से अमालगमेशन का इफेक्ट देंगे. यू विल बी वेरी क्लियरली डिफरेंशिएटेड बिटवीन बोथ द मेथड्स. ओके, फर्स्ट कॉपी दिस डाउन. जो भी एडजस्टमेंट आना है खाली रिजर्व्स में ही आना है. ठीक है, हियर आई हैव टेकन अप ऑल द रिजर्व्स. सब रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं इन केस ऑफ मर्जर एंड द बैलेंसिंग फिगर जनरल रिजर्व का डेबिट इफेक्ट मैंने यहाँ पर दे दिया. राइट, कॉपी दिस डाउन. परचेज मेथड. इफ यू आर नॉट कॉपीड जस्ट पॉज इट एंड कॉपी इट डाउन. परचेज मेथड में क्या चेंज रहता है, ये जो एंट्री पास होता है टू रिजर्व्स 10,50,000 नहीं होगा. ठीक है, रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है. सो आई एम डायरेक्टली गिविंग द नेट इफेक्ट. जो खाली चेंज वाला पार्ट है मैं वही कर रही हूँ, बट यू आर सपोज टू मेक द एंटायर अनदर बैलेंस शीट. तुम हेडिंग दे दो बैलेंस शीट एज पर द नेचर ऑफ मर्जर एंड यू आर सपोज टू डू द एंटायर थिंग अगेन. Yes, what we are told, the statutory reserves of Y Limited are to be maintained for 2 more years. ये एक एक्सेप्शन है. नेचर ऑफ परचेज में जनरली हम कोई भी रिजर्व टेक ओवर नहीं करते, बट तुमको कुछ एग्जेम्पशन के लिए, कुछ टैक्स इंसेंटिव्स के लिए अगर रिजर्व्स मेंटेन करना कंपलसरी है तो वो रिजर्व न्यू कंपनी मेंटेन करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको भी बेनिफिट है टैक्स कंप्लायंस में से, यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे. तो ऐसे कुछ कंपलसरी अगर रिजर्व्स है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगर है तो वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. इन दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस. वो दोनों स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है और वो हमको क्या बोला है, यू आर सपोज टू मेंटेन दैट फॉर 2 more years. यानी कि इवन इफ वी आर डूइंग द अमालगमेशन बाय नेचर ऑफ परचेज, जिसमें कोई रिजर्व टेक ओवर नहीं होता, लेकिन ये दो रिजर्व टेक ओवर होंगे क्योंकि टैक्स कंप्लायंस के लिए कंपलसरी है. ठीक है, तो इसका इफेक्ट कैसे दे,
इसका इफेक्ट कैसे थे, ब्लंटली जो मैं टेक ओवर कर रही हूँ ऐसे वैसे जो मैं क्रेडिट करूंगी इन दी न्यू बुक्स एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, जो मैं क्रेडिट करूंगी इसका AS 14 क्या बोलता है कि तुम अगर नेचर ऑफ परचेज से अमालगमेशन कर रहे हो फिर भी तुम कुछ कंपलसरी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हो तो उसके सामने तुम एक डेबिट में एसेट बनाओ, डेबिट में रिजर्व बनाओ, अमालगमेशन रिजर्व, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, राइट। इसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, डेबिट इफेक्ट आ जाएगा, जितना मैं क्रेडिट कर रही हूँ उतना ही डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मुझे टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं, जो इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि तुम ये दोनों रिजर्व मेंटेन करो, AS 14 बोल रहे हैं ठीक है तुमको अगर टैक्स के लिए ये दोनों रिजर्व्स मेंटेन कर रहा है करो, कोई इशू नहीं है, बट उसके सामने एक डेबिट में भी उसका एक नलिफाइड इफेक्ट भी दे दो जिसका नाम रखेंगे अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, और वो डेबिट में होगा यानी कि टोटल रिजर्व्स में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। जितना भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उतना एक डेबिट इफेक्ट आएगा जिसका नाम है अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, एंड दैट इज द डेबिट बैलेंस, वो पूरे एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। ये एकदम क्लियरली थ्योरी दे रखा है, आपने रीड कर लेते हैं थोड़ा। कम टू पेज नंबर 6.12, 6.12 वहां पर पहले पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है विच वी हैव ऑलरेडी डन। आई एम कमिंग टू परचेज मेथड, assets and liabilities. The assets and liabilities of the transferor company should be incorporated at their existing carried amounts, or the purchase consideration should be allocated on the basis of fair value. क्या बोल रहे हैं कि भाई नेचर ऑफ परचेज में तुम फेयर वैल्यू पे करो, अगर कुछ भी नहीं है तो बुक्स वैल्यू पे जाएंगे। रिजर्व्स पर नो रिजर्व्स अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, बोल्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या रखा है, दो normally in an amalgamation in the nature of purchase the identity of reserves is not preserved, मतलब reserves नहीं carry forward होगा। an exception is made in respect of reserves of the aforesaid nature herein called statutory reserves। एक exception है जिसका नाम है statutory reserves, वो तुम carry forward कर सकते हो। न्यू कंपनी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्यों मानेगी, क्योंकि फ्यूचर में उसको भी टैक्स बेनिफिट्स हो सकता है या फिर और कोई बेनिफिट हो सकता है। And such reserves retain their identity in the financial statement of the transferee company in the same form in which they appear in the financial statement of transferor company। जैसे ये ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में एज इट इज ट्रांसफरी की बुक्स में कैरी फॉरवर्ड करेंगे विद द सेम नेम, so long as their identity is required to be maintained to comply with the relevant statute। मतलब कोई जो भी लॉ के हिसाब से हमने ये बनाया है, जितना ईयर्स उस लॉ में कंपलसरी है उतना ईयर्स हम ये ट्रांसफरी की बुक में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। The exception is only made in those amalgamation where the requirement of the relevant statute for recording the statutory reserves in the books of transferee company are complied with। ये exception कहाँ applicable है, जहाँ ऐसा कोई specific reserve है कोई अलग law के हिसाब से और वो compulsory है carry forward करना। Statutory reserves of the transferor company should be incorporated in the balance sheet of transferee company by the following journal entry: amalgamation adjustment reserve टू एक्सपोर्ट और टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व। एकदम क्लियर हो रहा है। ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व का जब तुम बैलेंस शीट में इफेक्ट देखोगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा। बट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्यों बना रहे हैं, अपने को टैक्स वाले ने ऐसे बोला कि तुम क्रेडिट में ये दो रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड करो। AS 14 बोल रहे ठीक है, इफ यू वांट टैक्स बेनिफिट्स यू कैन गेट इट, ये रिजर्व लेके आओ, पर उसके सामने तुम एक डेबिट में भी एक रिजर्व बना दो, यानी कि उसकी नेट इफेक्ट जीरो आ जाए, उसकी नेट इफेक्ट जीरो आ जाए, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज में अपने रिजर्व टेक ओवर नहीं करते। अगर ये मैं एंट्री पास करूंगी तो अल्टीमेटली इफेक्ट जीरो हो जाएगा और टैक्स कंप्लायंस की भी जो भी कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। क्लियर, यू विल बी मोर क्लियर जब भी बैलेंस शीट पूरा बन जाएगा, ठीक है। The purchase consideration remains the same whether it is nature of merger or purchase। purchase consideration का कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा। जो हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करने वाली, वो मैं पास कर रही हूँ। एसेट्स अकाउंट डेबिट 66 lakhs, लायबिलिटीज कितनी टेक ओवर कर रहे हैं। अच्छा, यू शुड रीड दैट बाय योरसेल्फ आल्सो। 6.12 पर जो रिजर्व्स वाला पॉइंट है वो खुद एक बार रीड कर लो, नीचे का भी एक बार यू शुड सी इट, एकदम क्लियर हो जाएगा। बिफोर कमिंग टू दिस रीड दैट 6.12, वीडियो पॉज करके वो रीड कर लो एक बार।
The liabilities taken over are debentures, trade payables and other current liabilities. 8,50,000. क्या इधर रिजर्व कैरी फॉरवर्ड होगा? यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली लिख रही हूँ कि रिजर्व कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा. रिजर्व नॉट टू बी कैरी फॉरवर्ड. And then comes the business purchase account, 53,70,000. परचेज मेथड में ये रहता है, ठीक है ना? एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज एंड देन द बिजनेस परचेज. व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? $3,80,000 का कैपिटल रिजर्व बन रहा है. डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड परचेज मेथड. वहां पर अपने को डेबिट में जनरल रिजर्व आ रहा था क्योंकि हम रिजर्व टेक ओवर कर रहे थे. यहाँ पर रिजर्व टेक ओवर नहीं करना है. द कैपिटल रिजर्व 3,80,000 मेंटेन हो रहा है. यू माइट बी वंडरिंग कि हम यहाँ पर कैपिटल एक्सपोर्ट कैपिटल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस का इफेक्ट क्यों नहीं दे रहे. उसको परचेज कंसीडरेशन के साथ नहीं देना है, उसका अलग एंट्री पास होगा. अमालगमेशन adjustment reserve, I should pass it over here. Amalgamation adjustment reserve debit to, just a minute, I am rubbing this purchase consideration. फर्स्ट एंट्री ये पास होगा. यहाँ पर हम कोई भी रिजर्व इंक्लूड नहीं करेंगे. यहाँ पर जैसे नॉर्मल बिजनेस परचेज लेके कैपिटल रिजर्व या गुडविल लेके आते हैं, विल बी डूइंग दैट. द सेकेंड एंट्री इसके बाद जो होगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू एक्सपोर्ट परचेज रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. इससे क्या होगा, बुक्स में ये दोनों एसेट्स कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएंगे और जो AS 14 का रिक्वायरमेंट है कि तुम एक डेबिट में उसका इक्विवेलेंट रिजर्व बना दो, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. द अमाउंट्स आर 2 lakhs and 1 lakh. 3 lakh. करेक्ट. व्हाट आर द एडजस्टमेंट? हम जो रिजर्व वाला नोट बनाएंगे उसमें ये इफेक्ट देना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व का. एंड जो ये रिजर्व कैरी फॉरवर्ड होंगे तो वो तो वैसे ही होंगे. एक अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व न्यू बन गया, ठीक है. द एंटायर द बैलेंस शीट रिमेन्स द सेम. बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल वही रहेगा क्योंकि अपना परचेज कंसीडरेशन सेम रह रहा है. जो डिबेंचर्स है, एसेट्स है, वो सब सेम रहेगा. खाली जो इफेक्ट आ रहा है वो रिजर्व्स में आ रहा है. आई एम मेकिंग दिस नोट. क्या मुझे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बाय लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड करना है? नहीं करना, बिकॉज वी आर इन द नेचर ऑफ परचेज. जनरल रिजर्व ओनली 5 lakhs, 2,50,000 नहीं इंक्लूड करना. प्रॉफिट एंड लॉस ओनली ऑफ एक्स लिमिटेड 7,50,000. एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ऑफ बाय लिमिटेड विल बी टेकन ओवर, ठीक है. स्टैट्यूटरी रिजर्व 3 lakh plus 2 lakh. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 lakh. नया रिजर्व बना कैपिटल रिजर्व 3,80,000. एनी अदर रिजर्व लेफ्ट इन द बैलेंस शीट? नहीं. और एक अपने ये रिजर्व का एक डेबिट में बोल रहा है, उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा. एक रिजर्व अपना डेबिट बैलेंस वाला है. अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व 3 lakhs नेगेटिव. $19,30,000. The same
यहाँ पर 19,30,000। एकदम क्लियर हो रहा है दोनों मेथड्स का डिफरेंस। रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ परचेज वी कैरी ऑल द रिजर्व्स इन नेचर ऑफ मर्जर, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो हमको टैक्स कंप्लायंस के लिए कंपलसरी कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। तो ठीक है, ये 14 बोलता है तुम कैरी फॉरवर्ड कर लो ये रिजर्व्स, बट गिवन सेम इफेक्ट डेबिट में भी तुम उसका इफेक्ट दे दो जिसका नाम दो अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। ठीक है, अभी अपने को ये दो रिजर्व्स है वो 2 इयर्स के लिए कंपलसरी कैरी फॉरवर्ड करने का बोला है। तो 2 इयर्स के बाद जब भी अपने को ये रिजर्व्स की जरूरत नहीं है, विल पास द नेगेटिव एंट्री, इसका ही सेम रिवर्स एंट्री पास कर देंगे तो दोनों अपनी बुक्स में से निकल जाएंगे। ठीक है, वेरी क्लियर। एक बार तुम वो 6.12 वाला पेज रीड कर लेना, एकदम इफेक्ट क्लियर हो जाएगी। कॉपी दिस डाउन, डोंट मेक द चेंजेस इन द सेम बैलेंस शीट, पूरा का पूरा बैलेंस शीट ही कॉपी कर लो। We are moving ahead to next sum. We are moving to exercise sum number 2. एक्सरसाइज सम नंबर 2 पे जाने से पहले आई वांट टू डिस्कस अ क्वेरी। मुझे उत्सव ने एक क्वेरी पूछा था, दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन क्या था कि जब भी नेचर ऑफ मर्जर है तभी अपने को रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट? रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जब भी मैं क्लोजिंग कंपनी यानी कि ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में ऐसे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें मैं यहाँ पर कैपिटल क्लोज करती हूँ और यहाँ पर मैं रिजर्व्स भी क्लोज करती हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स बनाती हूँ मैं क्लोजिंग कंपनी की बुक्स में, एंड आई गिव इफेक्ट ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व, आई क्लोज इट ओवर देयर। तो उनका डाउट ये था कि हम यहाँ पर ये रिजर्व्स जो है वो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर जो रिजर्व्स है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो जो न्यू कंपनी की बुक्स है वहां पर अपने ये बैलेंस शीट में रिजर्व्स कैसे ला सकते हैं? ठीक है, अगेन एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन वाज इन द नेचर ऑफ मर्जर, जब भी अपने बुक्स क्लोज करें, ठीक है, नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है, बुक्स क्लोज करने का प्रोसीजर सेम रहता है, मैंने ऐसे बोल रखा है। तो जब शेयर होल्डर्स अकाउंट में यहाँ पर कैपिटल और रिजर्व दोनों क्लोज हो रहे हैं, तो अपने न्यू कंपनी की बुक्स में रिजर्व कैसे लेके आ सकते हैं? यहाँ पर रिजर्व्स को अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिजर्व्स दे दिया, तो तुम न्यू बुक्स में रिजर्व्स कैसे लेके आ सकते हैं? शुड अंडरस्टैंड कि जब भी मैं ये इफेक्ट दे रही हूँ, रिजर्व्स में यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ, मैं यहाँ पर रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे नहीं सकती। सेकेंडली, ये जो रिजर्व्स है ना वो कोई कैश नहीं है। देखो, जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये मैं जब इफेक्ट दे रही हूँ तो मैं कैश की कुछ इफेक्ट दे रही हूँ? नहीं, कैश तो बुक्स में एज इट इज है, कैश तो वैसे भी यूज हो रहा है, ये खाली एक एंट्री है, तुम समझो, रिजर्व एक एंट्री है। वैसे तो कैश तो बुक में अलग ही पड़ा है, कैश तो कुछ भी यूटिलाइज हो रहा है, ये रिजर्व कोई पिगी बैंक नहीं है। ठीक है, अपने खाली एक एंट्री पास करें कि प्रॉफिट एंड लॉस में से मैं एक पार्ट रिजर्व में रख रही हूँ, बट जो मेरा पूरा प्रॉफिट हुआ, लेट्स से कि मेरा पूरा प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का, प्रॉफिट पूरा 200 रुपीज का था, 100 रुपीज मैंने जनरल रिजर्व में डाल दिया, तो क्या मैंने कैश का कुछ ट्रांसफर किया? नहीं, कैश तो एज इट इज बैलेंस शीट में रहता ही है, वो तो कैसे भी मैं स्पेंड कर सकती हूँ, उसमें पीएनएल की कोई इफेक्ट ही नहीं आ रही है। ये मैंने ट्रांसफर किया, तभी मेरे बैलेंस शीट में लेट्स से कि भाई 1000 रुपीज का कैश था,
मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में से रिजर्व में 100 रुपीज डाला, तभी मेरी बैलेंस शीट में 1000 रुपीज का कैश था। मुझे अगर कोई एसेट परचेज करना है तो मैं पूरा 1000 कैश यूटिलाइज कर लूंगी। क्या उससे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो सिंपली कैसे एंट्री आएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दो अलग चीज है। ये कोई पिगी बैंक नहीं है जो मैं कैपिटल या इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही हूँ। दिस इज जस्ट अ एंट्री। ये मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको, एक फिगर्स का एग्जांपल लेके ही समझा देते हैं। लेट्स से कैपिटल इज 100 रुपीज, रिजर्व इज 50 रुपीज। ये किसी की बैलेंस शीट है, ठीक है। वी हैव एसेट्स ऑफ 1,80,000, तो लायबिलिटीज होगा 30 रुपीज का, ये क्लोज हो गया, ठीक है। उनका प्रॉब्लम ये था कि तुम अगर यहाँ पर रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हो तो ये न्यू कंपनी में इनकॉर्पोरेट कैसे होगा। अगर तुम रिजर्व्स यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं देके रियलाइजेशन में क्लोज कर रहे, लेट्स से सपोज ये तो अपने को इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही देना है, बट इसकी अलग इफेक्ट भी समझते हैं। अगर मैं रिजर्व्स रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करती हूँ, अगर मैं रिजर्व्स रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करती हूँ जहाँ पे मैं सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्लोज करती हूँ, तो उसकी इफेक्ट क्या आएगी, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, यहाँ पर मैं कैपिटल क्लोज कर दे रही हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, यहाँ पर मैं एसेट्स क्लोज कर दे रही हूँ 180, यहाँ पर लायबिलिटीज क्लोज होंगी 30 रुपीज, एंड इन दिस सम जो हम नॉर्मली करते हैं, यहाँ पर मैं रिजर्व्स जो मैं कैपिटल होल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में लेके आती हूँ, मैं रिजर्व्स यहाँ पर क्लोज कर दे रही हूँ। तुमको इससे ये फील हो रहा है कि ये न्यू कंपनी में टेक ओवर हो रहा है? अगर इससे ये फील हो रहा है कि न्यू कंपनी में टेक ओवर हो रहा है तो अपने इस प्रकार से भी एक सम करके देखते हैं और अपने परचेज कंसीडरेशन 120 रुपीज पर रखते हैं, ठीक है। जब मेरा परचेज कंसीडरेशन 120 रुपीज का होगा, इस एग्जांपल में मैं बुक्स कैसे क्लोज करूंगी, यहाँ पर न्यू कंपनी 120 रुपीज एंड यहाँ पर भी न्यू कंपनी 120 रुपीज, परचेज कंसीडरेशन का इफेक्ट दे दिया, क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर 20 रुपीज, यहाँ पर 20 रुपीज, ठीक है। ये मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। मैंने रियलाइजेशन प्रॉफिट दे दिया 20 रुपीज का, जब भी मैंने रिजर्व्स मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज किया। अल्टीमेटली ये बुक्स क्लोज होगी, रियलाइजेशन का 20 रुपीज का इक्विटी शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट आ गया। अगर मैं इसको नॉर्मल वे से सेटिस्फाई करूं, अगर मैं इसको नॉर्मल में जैसे हम सब सम सॉल्व करते हैं उससे क्लोज करूं, तो भी इफेक्ट सेम ही रहेगी। आप देखो, जब भी मैं रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में लेके जा रही हूँ, ठीक है। लायबिलिटीज 30, एसेट्स 180, कैपिटल यहाँ पर क्लोज करी हूँ 100, रिजर्व्स भी मैं यहाँ पर क्लोज करी हूँ 50। न्यू कंपनी कितना मेरे को दे रही है परचेज कंसीडरेशन 120, यहाँ पर भी न्यू कंपनी 120 का परचेज कंसीडरेशन दे रही है। यस, रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, रियलाइजेशन लॉस हो रहा है 30 रुपीज का, ₹30 का अकाउंट हो गया क्लोज। तुमको क्या क्लियर हो रहा है, इंटरप्रेट क्या कर पा रहा है कि तुम रियलाइजेशन को रिजर्व्स को तुम रियलाइजेशन में बंद करो या फिर रिजर्व्स को तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स में बंद करो, उसकी जो बैलेंसिंग इफेक्ट है वो रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस आके अकाउंट क्लोज हो जाने वाला है। बट हम उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि वी आर सपोज टू कंपेयर कि उनको कैपिटल और रिजर्व के सामने कितना परचेज कंसीडरेशन मिल रहा है। उनका जो उनका ओनरशिप था 100 रुपीज का कैपिटल, उनका रिजर्व भी था 150 का, और उसके सामने मैंने उनको परचेज कंसीडरेशन 120 रुपीज का दिया और उनका रियलाइजेशन लॉस हो गया 30 रुपीज। वेरेज अगर मैं ये कंपेयर करूं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इससे कुछ ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है।
दैट इज व्हाई इट्स जस्ट अ प्रोसीजर कि हम रिजर्व्स यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं. अगर मैं रिजर्व्स रियलाइजेशन में क्लोज करूं तो भी अकाउंट्स क्लोज होने ही वाले हैं, बट कुछ क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा. रिजर्व्स यहाँ पर क्लोज हो रहा है, जैसे कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज क्लोज होती है वैसे ही मैं रिजर्व्स क्लोज कर रही हूँ, खाली एक अलग अकाउंट में क्लोज कर रही हूँ. कैरी फॉरवर्ड तो होना ही है, जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वैसे ही रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड होना है. मैं यहाँ पर रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दे रही हूँ. ठीक है, रिजर्व्स कोई पिगी बैंक है ही नहीं कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, बट मैं वो अकाउंट खाली क्लोज कर रही हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को 100 रुपीज कैपिटल, 50 रुपीज रिजर्व्स के सामने मैंने खाली 120 रुपीज का परचेज कंसिडरेशन दिया, जिससे उनका 30 रुपीज का लॉस आ गया. क्लियर? इस ऐसा कोई फिक्स पाइपलाइन नहीं है, तुम यहाँ पर जो क्लोज करो वही वो पाइपलाइन में से होके नई कंपनी में ओपन अप होगा. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पर जो भी क्लोज कर रहे हो अपने हिसाब से करो, जो न्यू कंपनी में ओपन कर रहे हैं वो मेथड ऑफ अमालगमेशन पे डिपेंड होगा. कंपनी की टर्म्स ने मेथड ऑफ अमालगमेशन क्या फिक्स किया है उसके हिसाब से न्यू कंपनी की बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे. यहाँ पर जो क्लोज कर रहे हैं वही वहां पर ओपन करना है, ऐसा कोई करेक्शन नहीं है. राइट? दिस इज जस्ट अ प्रोसीजर. मैं रिजर्व यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ ताकि मैं कुछ इंटरप्रेट कर सकूँ. रिजर्व अगर यहाँ पर क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर, रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस हो गया, अकाउंट क्लोज होने ही है. ठीक है, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी तुम सम्स कैलकुलेट कर पाओगे जैसे अभी तक करते थे, कोई इशू नहीं है. अगर ये किसी को कॉपी डाउन करना है तो यू कैन कॉपी डाउन. वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज सम नंबर 2. To leave, what we'll do, we'll be doing exercise sum number 2 tomorrow only. You just read the question in your homework. Exercise 2 का question, exercise sum number 2 का question एक बार read कर लो. थोड़ा वो different है और बाकी सब sum से, एक दो line interpretation उसमें थोड़ा different है दूसरे sum से. You have to just understand that. We'll be continuing in lecture, next lecture. Okay, thank you.